जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं नेहा और मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह मेरा पहला वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी 2 धाम यात्रा की पूरी सटीक जानकारी देने वाली हूं। अगर आप भी महादेव के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम की। 2 धाम यात्रा के लिए अक्टूबर और नवंबर बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत कम होती है और मौसम भी काफ़ी सुहाना होता है और साथ में हमको कम में होटल भी मिल जाते हैं, इसलिए हमारा बजट भी मेंटेन रहता है। यह पूरी यात्रा हम 7 डेज़ में कंप्लीट करेंगे और जो डे 1 होता है वो शुरू होता है दिल्ली हरिद्वार से। तो आप अपने सिटी से ट्रेन के माध्यम से सुबह सुबह दिल्ली या हरिद्वार पहुंच जाएं। यदि दिल्ली पहुंच रहे हैं तो बस या टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार आ जाएं। वहां जाकर मां गंगा में स्नान करें हरि की पौड़ी में, और यदि आपके पास समय है तो कुछ विशेष जगहों पे दर्शन करें, जैसे मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष मंदिर, और शाम में मां गंगा की आरती करें। और फिर रात में यदि आपको लगता है कि समय है तो ऋषिकेश निकल सकते हैं या फिर आप हरिद्वार में ही स्टे करें। होता है हमारा डे 2 जो होता है हरिद्वार से सोनप्रयाग जाएंगे। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी 230 किलोमीटर है, जहां जाने में 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, और यदि आप बीच में स्टे लेते हैं तो 1 आध घंटा एक्स्ट्रा भी लग सकता है। इसलिए हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते समय आप बहुत सुबह ही निकलें और साथ में 2 जगह ज़रूर दर्शन करते हुए जाएं। पहला जगह है देवप्रयाग, जहां पे भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है और मां गंगा निकलती हैं। यहां पे आप स्नान करना चाहते हैं तो स्नान करने, वरना केदारनाथ जी के लिए जल अवश्य ले लें। दूसरी जगह हमको जहां रुकना है वो है धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर जो है 4 धाम की रक्षक देवी हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 2013 की आपदा भी इसी कारण आई थी, क्योंकि माता की मूर्ति को मूल स्थान से हटा दिया गया था। यहाँ माता 3 बार रूप बदलती हैं, सुबह कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम को वृद्धा के रूप में। यहाँ पे माता का ऊपरी हिस्सा है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो काली मेठ सिद्धपीठ में माँ काली के रूप में विराजमान है। शाम को या रात में आप जब भी वहाँ सोनप्रयाग पहुँचते हैं वहाँ जाके आप स्टे कर सकते हैं, और यदि आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप गौरीकुंड में जाके भी अपना स्टे ले सकते हैं। डे 3 में हमको सोनप्रयाग से केदारनाथ जाना है। तो सोनप्रयाग से सबसे पहले हम गौरीकुंड के लिए निकलेंगे और शेयरिंग टैक्सी मिलती है जिसका किराया लगभग 50 रुपये होता है। गौरीकुंड पहुंच के हम यहाँ गौरी का आशीर्वाद लेंगे। वहाँ तप्त कुंड में स्नान करना है तो आप स्नान कर सकते हैं और माँ गौरी का आशीर्वाद लेके यात्रा आरंभ करेंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के लिए हमको कम से कम 6 से 8 या 10 घंटे आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार पहुँच सकते हैं। ये ट्रैक जो है 16 किलोमीटर का है। इसके लिए आप कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, पैदल, घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, पर मेरा सजेशन यही है कि यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं तो आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि हमारे साथ एक हादसा हो गया था जिसमें मेरे हस्बैंड और मेरी बच्ची घोड़े से गिर गए थे, पर भगवान की कृपा से उनको कुछ हुआ नहीं। पर डर रहता है घोड़े और खच्चर से यात्रा करने पे, इसलिए आप पैदल चले या फिर आप पिट्ठू पालकी का भी सहारा ले सकते हैं। ऊपर शाम या रात तक आप पहुंच जाएंगे। वहां जाकर टेंट और रूम बुक कर लें। वहाँ पे हमने सीतापुर हाउस 2 यात्रा धाम से बुक किया था, लेकिन आप वहाँ जाके टेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसकी प्राइस 500 से 1000 रुपये तक में मिल जाएगा आपको। और यदि आप होटल्स भी लेते हैं तो वहाँ भी अवेलेबिलिटी के अनुसार प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। हमने सीतापुर हाउस 2 बुक किया था जो कि 12,000 का बुक हुआ था 5 से 6 लोगों के लिए। आप अपने बजट के अनुसार वहाँ पे रूम ले सकते हैं और वहाँ स्टे कर सकते हैं। और यदि रात में आप जल्दी पहुँच जाते हैं तो बाबा केदारनाथ की आरती का आनंद अवश्य लें। डे 4 में आपको सुबह जल्दी उठना है, लगभग 3 से 4 बजे के लगभग, और आपको नहा धो के बाबा केदारनाथ के दर्शन की लाइन में लग जाना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी दर्शन की लाइन में लगेंगे उतनी जल्दी आपको दर्शन होंगे। उसके बाद आपको भैरवनाथ के दर्शन करने हैं। उसके बाद आज के डे 4 को ही आपको केदारनाथ से सोनप्रयाग नीचे उतरना है। वो भी ट्रैक शाम से पहले या रात से पहले आपको कंप्लीट करके सोनप्रयाग में ही डे 4 को स्टे लेना है। 5 को आप सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जी के लिए निकलेंगे, पर उसके बीच में आपको त्रियोगी नारायण टेम्पल में दर्शन करने हैं। वो नारायण जी का टेम्पल है, पर वहाँ पे शिव
और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए उसकी मान्यता बहुत अधिक है। वहाँ पे अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती है हवन कुंड में, जहाँ पे महादेव और माता ने फेरे लिए थे। वहाँ पे कुंड हैं कई, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, जिनका जल आप यदि लेते हैं या अपने ऊपर छिड़कते हैं तो कई रोगों के नाश हो जाते हैं। और भस्म भी मिलती है जिनको आप अपने घर ले जा सकते हैं और कई चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। श्री नारायण मंदिर के बाद आप महाकाली सिद्धपीठ के भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। उसके बाद आप अपने बद्रीनाथ जी के लिए निकल सकते हैं और आज के दिन ही आप बद्रीनाथ पहुँच जाएं और वहाँ पे रात का स्टे ले लें। डे 6 को आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है और बद्रीनाथ जी के लिए दर्शन लाइन में लग जाना है। उस दिन बद्रीनाथ जी के दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको माना गांव का भ्रमण करना है, जहां पे सरस्वती नदी निकलती हैं और वहीं पे अलकनंदा में मिलके गुप्त हो जाती हैं। वहां पे व्यास गुफा के दर्शन करने हैं, जहां पे भगवान व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वसुंधरा फॉल देखना है। ऐसा कहा जाता है कि वसुंधरा जी का जो जल है वो पापियों पे नहीं गिरता। और इस तरह से माना गांव एक इंडिया का प्रथम गांव माना जाता है, कहा जाता है, उपाधि मिली हुई है उसको। और साथ में उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत ही अद्भुत है, इसलिए माना गांव का विज़िट ज़रूर करें। और यहीं से आपका डे 6 समाप्त होता है और बद्रीनाथ में ही स्टे करें। डे 7 में आपको बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए निकलना है, जिसका 310 किलोमीटर का सफ़र होगा, जो इसमें 9 से 10 घंटे लग सकते हैं। आप बद्रीनाथ से हरिद्वार आते समय विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग इनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनको ऊपर से ही दर्शन कर लें क्योंकि नीचे उतरने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। डे 7 को आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे और वहीं पे आपकी ये यात्रा समाप्त होती है। और उसके बाद डे 8 को आप अपने सिटी के लिए निकल सकते हैं। अब हमको कुछ जानकारी शेयर करनी है आपसे। जैसे चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। आप रजिस्ट्रेशन 2 माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए आपको उत्तराखंड टूरिज़्म की वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पे आप नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके, एक प्रोसेस होता है उससे करके आप उसको पूरा कर सकते हैं। और ऑफ़लाइन के लिए आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में सेंटर्स मिलते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही पूरा करें, क्योंकि आप हरिद्वार और ऋषिकेश में यदि लाइन में लगेंगे तो वो बहुत लंबी लाइन होती है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और उसकी जगह आप हरिद्वार और ऋषिकेश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू। हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है बजट। यदि आप अपने फैमिली के साथ एक यात्रा कर रहे हैं और थोड़ा सा कंफर्ट लेके चल रहे हैं तो आपका बजट 20 से 25 हज़ार हो सकता है पर पर्सन, क्योंकि आप गाड़ी बुक करेंगे, साथ में होटल्स में ठहरेंगे और यदि अच्छी सुविधाओं के साथ इस यात्रा को करेंगे तो 20 से 25 हज़ार पर पर्सन बजट आएगा। और अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सामग्री लिस्ट की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेनकोट, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी बदल जाता है। शूज़ विथ वाटर रेजिस्टेंस, क्योंकि पानी गिरता है तो पूरे शूज़ गीले हो जाते हैं और यदि ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है तो उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉर्च, क्योंकि यदि आप रात में सुबह से निकल रहे हैं और रात तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टॉर्च तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और साथ में कपूर, यदि आप बहुत ऊंची हाइट पे जा रहे हैं और आपको सांस में लेने में दिक्कत हो रही तो आपको अपने साथ कपूर, मेडिसिन्स, और उसके साथ पावर बैंक, कुछ कैश और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ORS के घोल, ये सब चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। इनका बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वहाँ पे हो जाती, क्योंकि बहुत सारी दुकानें नहीं होती हैं और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं वहाँ पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।